हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मॉडल पेपर करेंगे जो 2016 में आया था। दैट इज़ 2016 के पेपर में ये आए थे क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं अपन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। प्रबंध लेखांकन की कोई 4 सीमाएं बताइए। ये कह रहा है कि आप FM पढ़ लेते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख लेते हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या अपने आप में कंप्लीट है या उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं? तो बिल्कुल सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस है। एक तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी जो कैश फ्लो, फंड फ्लो, BEP वगैरह जो आप करते हैं एनालिसिस, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आता है। यानी जो फाइनेंशियल डेटा होता है, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, वहाँ का जो डेटा होता है। अब अगर उस डेटा में कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही कोई प्रॉब्लम है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो प्रॉब्लम आना ही आना है। चलिए तो अपन 4 सीमाएं देखते हैं। इन वीडियोस में अपन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं। पहला है वित्तीय और लागत लेखा पर आधारित, मतलब हमारा जो बेस होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। तो अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में ही कोई प्रॉब्लम है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो प्रॉब्लम होनी ही है। इसी तरह से सतत प्रयत्न का अभाव, इसका मतलब होता है, देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए कांस्टेंट एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, लगातार प्रयास करने की ज़रूरत होती है। अगर मैनेजमेंट में बार बार बदलाव होता है तो फिर इसको थोड़ा सा इसके फ़ायदे ले पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो कांस्टेंट एफर्ट्स चाहिए होते हैं इसमें। इसके अलावा है मानव तत्व का प्रभाव। देखिए सर, अकाउंटिंग करने वाले तो इंसान ही हैं, डिसीज़न लेने वाले भी इंसान हैं, और जब इंसान डिसीजन लेता है ना सर, तो कहीं ना कहीं वो बायस हो जाता है, कभी ना कभी वो पक्षपात कर बैठता है। जैसे मान लीजिए कि कैश सेल करना है या क्रेडिट सेल करना है, ये एक डिसीज़न है। अब ये डिसीज़न ऑब्जेक्टिव मैनर में होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि किसी बंदे को सेल्स के बेस पे बोनस या कमीशन मिलना है, तो वो तो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, फिर चाहे क्रेडिट ही करनी पड़े, चाहे बैड डेट्स ही क्यों ना हो जाए। हो सकता है वो अपने बोनस या कमीशन के लालच के चक्कर में क्रेडिट सेल का डिसीजन दे दे। तो कहने का मतलब है इसके अंदर जो ह्यूमन एलिमेंट होता है उससे कई बार डिसीजन बायस हो जाते हैं, पक्षपात हो जाता है। इसके अलावा है सर वृहत्त ज्ञान का अभाव। सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत वाइडर चीज़ है। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट। अगर आपको इसकी थॉरो नॉलेज नहीं है, आपको इसकी पक्की नॉलेज नहीं है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपने पकड़ लिया कोई छोटा मोटा, वो सर जो डिसीजन लगाएगा ना, वो में प्रॉब्लम है। तो सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीमाएं हैं तो ये 4 है कि ये फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग पे बेस्ड होता है। इसके अंदर एक वृहत्त ज्ञान यानी डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है, वो कई बार नहीं होती है अकाउंटेंट में। इसमें ह्यूमन एलिमेंट आ जाता है तो पक्षपात की संभावना होती है, और इसमें कांस्टेंट एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो जहाँ मैनेजमेंट में आए दिन चेंजेस होते हैं तो वहाँ ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो ये कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लिमिटेशंस हैं सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। वित्तीय विवरणों के उद्देश्य बताइए कि भाई आप ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं FM के अंदर, आप देखते हैं कि ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट भी आजकल कंपनी बहुत तरीके से बनाती है। स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, ये कह रहा है बनाते क्यों हैं, इनको बनाने का पर्पस क्या है? ऑब्वियस ही बात है कि इसको बनाने का एक तो पर्पस होता है यूज़र को इन्फॉर्मेशन देना, और देख लेते हैं अगला और क्या है। एक तो है यूज़र्स को आवश्यक सूचनाएं देना, क्योंकि हमको पता है, हम बचपन से ही जानते हैं अकाउंट्स के 2 तरह के यूज़र होते हैं, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र हो गए मैनेजमेंट, ओनर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़। आउटसाइड होल्डर्स में हो गए जो लैंडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सब। तो उन सबको सूचनाएं देने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संस्था के साधनों के प्रभावी उपयोग के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना। भाई देखिए, अकाउंट्स होंगे तो पता लगेगा आपके पास क्या क्या है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कितने फिक्स एसेट्स हैं, कितने करंट एसेट्स हैं। आपको पता होगा तभी तो आप उसका बेटर यूज़ कर पाओगे। आपको पता ही नहीं होगा तो कैसे यूज़ कर पाओगे? ठीक है सर। संस्था द्वारा सामाजिक वातावरण को उन्नत करने हेतु किए गए कार्यों की जानकारी देना। देखिए आजकल एक होता है सोशल कॉस्ट बेनिफिट, कि आपकी फैक्ट्री की वजह से, आपकी इंडस्ट्री या कंपनी की वजह से कितने लोगों को जो रोजगार मिला, कितने लोगों को जॉब मिली, कितना आपने टैक्स भरा, तो आपने मतलब समाज के लिए क्या किया और समाज से क्या लिया, तो उसकी भी अकाउंटिंग होती है।
और उपयोगकर्ताओं के भावी अनुमानों की विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु वित्तीय पूर्वानुमान उपलब्ध कराना। इसके अलावा क्या होता है, यूज़र इस बेस पे डिसीजन ले पाते हैं, अब तक जो हिस्ट्री रही उसके बेसिस पे वो एक अनुमान लगा पाते हैं। तो एक तुक्का नहीं होता, अगर जैसे आपके पास अकाउंट्स ना होते तो आप तुक्के पे अनुमान लगाते हैं, सेल बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास एक सॉलिड अकाउंटिंग बेस है, देखिए हम क्वेश्चन क्या सॉल्व कर रहे हैं, भूल मत जाइए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हो, उद्देश्य बताओ। तो पहला आ गया यूज़र को इन्फॉर्मेशन देना, दूसरा ये है कि पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलती है, तीसरा ये कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी मिलती है, और चौथा ये कि आप अपने साधनों का, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का बेटर प्रयोग कर पाएँ उसके लिए सूचनाएँ देना। ठीक है सर, चलिए जी अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रभाव क्षेत्र के कोण से आपका क्या आशय है, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सर जब आप ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस करते हैं, बीईपी एनालिसिस करते हैं, तो उसमें एक बीईपी चार्ट होता है ऐसा, ठीक है। उसमें एक होती है फिक्स कॉस्ट लाइन, एक होती है सर टोटल कॉस्ट लाइन, और एक होती है, ये तो हो गई आपकी फिक्स कॉस्ट वाली लाइन, ये हो गई सर आपकी टोटल कॉस्ट वाली लाइन, एक होती है सर सेल लाइन जो ये जाती है इस तरह से, ये समथिंग 45 डिग्री का कोण होता है। अब यहाँ पे जो एंगल बना है ना सर, ये देखिए सेल और टोटल कॉस्ट के बीच वाला जो एंगल है इसे बोलते हैं सर प्रभाव क्षेत्र का कोण। इस ये जो एंगल है ना सर, इसकी चौड़ाई जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट माना जाता है, और ये एंगल की चौड़ाई जितनी कम होती है उतना आपका प्रॉफिट मतलब लो मार्जिन होता है। तो प्रभाव क्षेत्र का कोण ये वाला होता है। तो अब इसके बारे में सुनते हैं सर। कहता है कि जब हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं और दाईं ओर जब ग्राफ बनता है, तो जो टोटल कॉस्ट होती है और जो टोटल रेवेन्यू लाइन होती है, टीसी वाली लाइन, और जो ये रेवेन्यू वाली यानी सेल वाली लाइन होती है, ये दोनों एक पॉइंट पे एक दूसरे को काटती हैं सर। जहाँ ये काटती हैं वहाँ तो होता है सर ब्रेक इवन पॉइंट, ये तो होता है ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में, और ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में। तो इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो आपको एंगल बनता हुआ दिख रहा है ना सर, उसे बोलते हैं प्रभाव क्षेत्र का कोण। ये कोण जितना बड़ा होता है उतना ही सेल पे मार्जिन ज़्यादा होता है, और अगर ये कोण छोटा है तो ये आपका प्रॉफिट मार्जिन कम है उसको दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत लागत विधि और अवशोषण लागत विधि में कोई दो अंतर बताइए। देखिए सर, एक होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक होती है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो एक तो बहुत सिंपल अंतर है कि सर जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है उसमें हम टोटल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को भी कंसीडर करते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट को भी कंसीडर करते हैं। और ये वाला जो सिस्टम है ना सर, इसमें केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है। दूसरा ये है कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ए अच्छा है, ए और एब्जॉर्प्शन, ए अकाउंटिंग के लिए अच्छा है। और अगर डिसीजन मेकिंग की बात करें तो डिसीजन मेकिंग के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छा है। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं। अवशोषण लागत विधि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसमें मेन मकसद होता है टोटल कॉस्ट निकालना, और मार्जिनल कॉस्टिंग का मकसद होता है कंट्रीब्यूशन पता करना। अपन जब ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, उसका पता करना। दूसरा ये कहते हैं सर कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रयोग हम कॉस्टिंग में करते हैं, और जो मार्जिनल कॉस्टिंग होता है उसका प्रयोग हम डिसीजन मेकिंग में करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर अपन 1000 यूनिट बना रहे हैं और हमें 100 यूनिट बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, या 100 यूनिट को सस्ते पे सेल करना है या नहीं करना है, ये एक डिसीज़न है। तो डिसीज़न लेते समय आपको मार्जिनल कॉस्टिंग की ज़रूरत होती है, और अकाउंटिंग करते समय आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चाहिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। कोष प्रवाह विवरण की कोई दो सीमाएं बताइए। शो द टू लिमिटेशंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो एनालिसिस होता है, एक होता है फंड फ्लो एनालिसिस। तो एक तो ये कि फंड फ्लो एनालिसिस में अपन पास्ट डेटा को एनालिसिस करते हैं, आपको इससे कोई फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलेगा। भाई इस साल आपके पास फंड कहाँ से आया, फंड कहाँ को गया, ये जानकारी मिल गई, तो इसका फ्यूचर में क्या यूज़ है, कोई यूज़ नहीं है। ठीक है सर, तो ये कहता है कि फंड फ्लो का बेसिक जो कहें रिलेशन या होता है उसमें फाइनेंशियल एनालिसिस पास्ट होता है, हिस्टोरिक नेचर का होता है। इस विवरण से ये मालूम नहीं होता कि आपको भविष्य में किस प्रकार का चेंज होगा। इसी तरह से सर इस विवरण के आधार पे आपको व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की समुचित एवं मौलिक जानकारी नहीं मिलती। दूसरा, अगर कोई फंड फ्लो एनालिसिस को देख भी ले तो आपको रियल में अपने असेट, लायबिलिटीज, आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। ये सारी जानकारी आपको रेशियो एनालिसिस से मिलती है। तो फंड फ्लो एनालिसिस से आपको एक ओवरऑल पिक्चर नहीं मिलती सर। चलिए सर, नेक्स्ट क्या है, मास्टर बजट क्या है। तो देखिए जब आप बजट पढ़ते हैं उसमें टाइप्स ऑफ बजट होते हैं।
तो उसमें होता है मटेरियल बजट, लेबर बजट, ओवरहेड बजट, सेल बजट। इन सब बजट को मिलाकर जो तैयार होता है वो होता है सर मास्टर बजट। तो मास्टर बजट इट्स लाइक अ समरी बजट। जैसे अपन बोलते हैं की, चाबी, एक होती है मास्टर की। मास्टर की होती है जो सारे तालों की चाबी होती है। उसी तरह से मास्टर बजट में क्या होता है, सारे बजट की समरी आ जाती है। तो पहले कहता है, पहले व्यवसाय के जो सारे डिपार्टमेंट हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए डिटेल्ड बजट तैयार करते हैं और फिर उन सभी बजट के आधार पर एक समरी के रूप में एक कंबाइंड बजट तैयार किया जाता है जिसे मास्टर बजट कहते हैं। तो पहले क्या कह रहा है, जैसे आपका सेल डिपार्टमेंट सेल का बजट बनाएगा, परचेज डिपार्टमेंट कब माल परचेज करना है बताएगा, लेबर डिपार्टमेंट बताएगा कि कितने लेबर्स की ज़रूरत होगी। तो पहले हर डिपार्टमेंट अपना अपना डिटेल्ड बजट बनाएगा और फिर इसकी समरी लेके अपन एक मास्टर बजट तैयार करेंगे। ठीक है सर। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है, निष्पादन बजट की कोई दो विशेषताएं बताइए। सर ये काफ़ी अच्छा बजट है। गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग। देखिए बजटिंग में एक तो होता है सर रुपए का बजट, कि हम मान लीजिए कि हेल्थ सेक्टर पे, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, कि हेल्थ सेक्टर पे मान लीजिए कि 5 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। एक तो ये है ये वाली वर्डिंग, तो मैंने ये बताया अमाउंट वाइज बजट। और अगर मैं इसकी जगह कहूँ कि नहीं सर इस साल हम वैक्सीनेशन डबल कर देंगे, इस साल जैसे हमारी जो डेथ रेट है हम उस डेथ रेट को आधे पे लेके आ जाएंगे, या मान लीजिए अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र का बजट है तो हम हमारे पासिंग परसेंटेज 90% पे ले आएंगे, या हमारा एनरोलमेंट जो बच्चे होते हैं जो शिक्षा का रेशो है एनरोलमेंट रेशो बढ़ा देंगे। अब आप बात समझिएगा, एक तो होता है बजट खाली पैसे के हिसाब से और एक होता है टारगेट के हिसाब से। आप अपना टारगेट सेट कर देते हैं कि मैं अमाउंट खर्च करूंगा और अमाउंट खर्च करके ये बजट मैं हासिल करूंगा, तो आप परफॉर्मेंस तय कर देते हैं। चलिए अब आप देखिए, परफॉर्मेंस बजटिंग की एक खासियत ये होती है कि इसमें लक्ष्य की प्राप्ति पे ज़्यादा जोर होता है। जैसे मैंने कहा कि वैक्सीनेशन डबल हो जाएगा, मान लीजिए हेल्थ सेक्टर की बात चल रही है, तो मान लीजिए मैंने कहा कि एनरोलमेंट बढ़ा देंगे, मान लीजिए बच्चों की गुणवत्ता का स्तर बढ़ा देंगे, खाली पोस्टें हैं तो खाली पोस्टें भर देंगे, 5% से नीचे लेके आ जाएंगे, क्राइम रेट है तो क्राइम रेट को से 10% के नीचे लेके आ जाएंगे। तो लक्ष्यों की प्राप्ति पे ज़्यादा जोर दिया जाता है और किए जाने वाले कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत करना, और फिर उस अकॉर्डिंग हम सोच लेते हैं कि हमें कौन कौन से प्लान चलाने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या कौन कौन से मूवमेंट्स चलाने हैं, वो तय हो जाता है सर। तो इसमें मेन टारगेट होता है कि आप अपना टारगेट अचीव कर पाए, कुछ परफॉर्म कर पाएँ। जैसे अपन ने कहा कि हम पेड़ लगा देंगे तो इतने पेड़ लगा देंगे, 1000, 10,000, लाख। चलिए अगला है क्वेश्चन, श्रम उत्पादन विचरण को ज्ञात करने का सूत्र दीजिए। तो ये है सर लेबर यील्ड वेरिएंस। कभी भी यील्ड वेरिएंस आए, चाहे मटेरियल का है चाहे लेबर का है, तो एक तो आपको देखना है एक्चुअल आउटपुट, एक आपको देखना है स्टैंडर्ड आउटपुट। जो आउटपुट हुआ मान लीजिए वो है 540 यूनिट और जो बननी चाहिए थी वो थी 500 यूनिट, तो मतलब जितनी बननी चाहिए उससे 40 यूनिट ज़्यादा बन गई। मल्टीप्लाई कर देंगे उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट से, मान लो स्टैंडर्ड कॉस्ट है 20 रुपया। तो यील्ड वेरिएंस कोई सा भी हो हमेशा होता है एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं बस, खत्म होने वाला है। अधिलाभ से आपका क्या आशय है, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट। तो ये तो बहुत आसान है। देखिए मान लीजिए कि हम एक क्लोथ इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, और क्लोथ इंडस्ट्री में मान लेते हैं कि 20% का मार्जिन होता है, मान लेते हैं। तो इसका मतलब अगर मेरी कैपिटल अगर 10 लाख है तो मेरा प्रॉफिट 2 लाख होना चाहिए। अगर 10 लाख कैपिटल है तो 20% के हिसाब से 2 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन मेरा प्रॉफिट मान लीजिए 3 लाख है। तो हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो ये चीज़ कहलाती है सर सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल में काम आती है सर। तो क्या कहता है, व्यवसाय में जो कैपिटल आपने एक्चुअली लगा रखी है उसमें जो सामान्य लाभ होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली सबको हो रहा है तो हमें भी होना चाहिए, उसके ऊपर का जो सरप्लस है उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है। दूसरे शब्दों में भावी लाभों में से सामान्य लाभों में घटाने पर जो राशि बचती है उसे सुपर प्रॉफिट कहते हैं। देखिए कोई आदमी, एक आदमी दूसरे आदमी का बिजनेस तभी खरीदता है जब उसे नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता हो। तो अगर ए आदमी बी का बिजनेस खरीदता है तो वो ये देखता है कि फ्यूचर में मुझे कितना प्रॉफिट होगा, उसको बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर में मुझे कितना प्रॉफिट होगा और नॉर्मल बाकी लोग कितना कमा रहे हैं। तो अगर हम
अगर हम इसके बिजनेस की वजह से एक्स्ट्रा कमा पाएंगे तो इसे कहेंगे सुपर प्रॉफिट, और इसकी वजह से होगा गुडविल, उसी वजह से हम उसका बिजनेस एक्स्ट्रा पैसे देकर खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, अंतोत्वगत्वा सूत्रधारी कंपनी किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी? जैसे मान लीजिए सर ए कंपनी के शेयर्स हैं बी के पास और बी कंपनी के शेयर्स हैं सी के पास। ए के 70% शेयर्स बी के पास हैं और बी के 70% शेयर्स सी के पास हैं। अब देखो क्या है, ए गुलाम है बी का भी और सी का भी, सी मालिक है बी का भी और ए का भी, पर सी का कोई मालिक नहीं है। सी का कोई मालिक नहीं है तो ये है सर अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। पिरामिड जहाँ ख़त्म होता है ना सर, पिरामिड, तो टॉप मैनेजमेंट में जो होता है, टॉप लेवल पे जो कंपनी होती है सर, वो होती है अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। तो बिल्कुल सिंपल है, जिस कंपनी की फिर कोई होल्डिंग कंपनी नहीं होती, क्योंकि जैसे अपन बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, तो हो सकता है होल्डिंग कंपनी की कोई और होल्डिंग कंपनी हो, लेकिन व्हेन वी से अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, उसका मतलब है एंड आ गया, यही करता धरता है, करने वाली यही कंपनी है, उसे अपन कहेंगे अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। तो सर ये कहता है, इन्होंने बहुत सिंपल में लिख दिया कि होल्डिंग कंपनी को ही अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी कहते हैं, लेकिन सही वर्ड ये है कि ऐसी होल्डिंग कंपनी जिसकी फिर कोई और होल्डिंग कंपनी नहीं होती, वो है सर अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। जैसे मान लीजिए कहानी बताया है कि बी कंपनी है, जो बी कंपनी है वो इन्होंने एग्जाम्पल अलग दिया है, उसमें बी कंपनी कह रहा है सी की होल्डिंग कंपनी है और जो ए कंपनी है वो बी की होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। तो इस कहानी में जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया उसमें ए कंपनी हो जाएगी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो सुनने से थोड़ा ठीक रहता है, अगर आप क्वेश्चन है तो इस बहाने आपके कुछ क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो 50, 100, 200 क्वेश्चन अच्छे तैयार करने से आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट से होके जाएंगे और अच्छा होप लिख के भी आएंगे। थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए, अपन एक ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो केवल ऐसे ही घास काट के ना कर लें, कर ही रहे हैं तो फिर अच्छे से करें, ताकि कोई कुछ पूछे तो आप बता सकें, कुछ चीज़ें आपको पता हो जो आपने लर्न की है। 11th 12th में स्कूल एजुकेशन ले लिया, फिर ग्रेजुएशन में कुछ तो लर्न किया हो बंदे ने। चलिए ओके।